इस लेसन में हम प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट का थर्ड प्रोसेस डिस्कस करेंगे, परफॉर्म क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस। और मैं कोशिश करती हूँ कि एक स्टोरी की तरह आपको बताऊँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, और इससे कुछ क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ डिस्कस करती जाऊँगी। देखें, ये इसके इनपुट्स हैं, ये इसके टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, और ये आउटपुट हैं। आउटपुट में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अजम्पशन लॉग, इशू लॉग, रिस्क रजिस्टर, रिस्क रिपोर्ट, ये हमने अपडेट करने होते हैं। अगेन मैं आपको ये कहूँगी, इसको आप गो थ्रू ज़रूर कर लीजिए, लेकिन मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको इसकी लॉजिक समझ में आएगी और ये खुद आपको समझ में आ जाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप इसको अच्छी तरह समझिए कि सबसे पहले हम करते क्या हैं क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस में। देखिए, लास्ट लेसन में हमने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि वो था आइडेंटिफाई रिस्क। जितने भी रिस्क होते हैं हम उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं रिस्क रजिस्टर। अब जितने भी ये इंडिविजुअल रिस्क्स थे, इनको हम कैटेगराइज करेंगे अकॉर्डिंग टू हाई प्रायोरिटी रिस्क, कि कौन सा रिस्क है जिसको हम सबसे पहले लिखें, फिर सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम किस बेसिस पे उनकी रैंकिंग करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। या मैं एक और पॉइंट आपको बताती चलूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए कि रिस्क में वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम रिस्क जो हमने आइडेंटिफाई किए होते हैं उसको हम कैटेगराइज करते हैं या हम उसकी रैंकिंग करते हैं, तो ए बी सी डी जो भी आपके पास ऑप्शन हो, आपने उसमें से परफॉर्म क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस को सेलेक्ट करना है। ये राइट आंसर है। इस प्रोसेस में हम जितने भी हमने आइडेंटिफाई किए थे रिस्क, उनकी हम रैंकिंग करते हैं, उनको हम कैटेगराइज करते हैं, राइट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब मैंने आपको जैसे बताया कि किस बेसिस पे करते हैं, तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, कि क्या चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी का क्या मीनिंग होता है कि कोई भी इवेंट अकर होने का क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है, और अगर वो हो गया तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, राइट। तो ये जो मैंने रेड में लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपके उस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि किस बेस पे आपने सिलेक्शन करनी होती है, कैटेगराइज करना होता है, रैंकिंग करनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एंड देयर इम्पैक्ट। अब क्या है, चलिए मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। इसके अलावा और क्या है कि सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल, ये तो मेन है। सबसे पहले हम इसकी बिना पे करेंगे उसकी रैंकिंग, लेकिन क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि आप सब मिलके रैंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी प्रोजेक्ट मैनेजर ने या स्पॉन्सर ने खुद रैंकिंग नहीं करनी। ईच एंड एवरी वन, ऑल द स्टेक होल्डर्स, सबको, क्योंकि ये टीम वर्क होता है, सब ने मिल के काम करना होता है। तो आप ये डिसाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एंड इम्पैक्ट पे कौन सा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। किसी एक ने आपको इनपुट दिया कि इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स आप लोग कंसीडर करें, तो ये इसलिए मैंने यहाँ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है। इसको भी आपने अपने माइंड में रखना है। ये नेक्स्ट स्लाइड पे जाके मैं आपको बताती हूँ कि और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एंड इम्पैक्ट। अब क्या है, इस प्रोसेस का बेनिफिट क्या है, इसका ये है कि जो हम फोकस करते हैं हाई प्रायोरिटी रिस्क में। सपोज एक प्रोजेक्ट है, हमने आइडेंटिफाई रिस्क कर लिए, हमने 50 आइडेंटिफाई कर लिए, हमने 60 रिस्क आइडेंटिफाई किए कि हमारे इस प्रोजेक्ट में होंगे। लेकिन ये तो नहीं होगा कि 60 और 50 वो बहुत हाई प्रायोरिटी के होंगे। कोई हाई प्रायोरिटी के होंगे, कोई मीडियम होंगे, कुछ लो होंगे। तो ये नहीं है कि हमने ईच एंड एवरी रिस्क का प्लान जो है, हमने प्लान बनाना है, उसका रिस्पॉन्स तैयार करना है। ये भी क्वेश्चन आएगा, क्या सारे रिस्क जितने भी आपने आइडेंटिफाई किए हैं इट इज़ कंपलसरी कि आप सबका रिस्पॉन्स तैयार करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं होता, राइट। तो इस तरह तो बहुत टाइम लग जाएगा, कॉस्ट हो जाएगी, आधा टाइम तो हमारा इसमें लग जाएगा। जो हाई प्रायोरिटी वाले हैं उनका हमने रिस्क रिस्पॉन्स तैयार करना होता है, और जो बिल्कुल लो है, जिसकी सपोज 5% चांसेस है, 1% चांस है अकरन होने का, तो उसको हम वॉच लिस्ट पे रखते हैं,
राइट। देखते ज़रूर हैं, लिस्ट में हम ज़रूर लिखेंगे, लेकिन उसका रिस्पॉन्स अभी हम तैयार नहीं करेंगे, टाइम यहाँ ज़ाया नहीं करेंगे। और फिर मैंने क्या लिखा है, ये प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। ये भी क्वेश्चन आता है कि ये कब करते हैं। हमने आइडेंटिफाई कर लिया रिस्क, उसका हमने प्लान भी बना लिया, उसकी हमने रैंकिंग भी कर ली, क्या बस ख़त्म हो गया? नहीं, एग्जीक्यूशन करेंगे और रिस्क आएंगे और हमें कुछ बातें पता चलेंगी। तो ये थ्रू आउट द प्रोजेक्ट होता है, राइट। क्योंकि अब अजाइल भी शामिल है हमारे एग्जाम में, तो इसलिए ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है, हम अजाइल एनवायरनमेंट यूज कर रहे हैं, तो उसमें कब हमने ये रैंकिंग करनी होगी? आपने करना होगा स्टार्ट ऑफ ईच इटरेशन, क्योंकि एजाइल तो इटरेशन बेस्ड होता है। तो जैसे ही आप नई इटरेशन शुरू करेंगे, उससे पहले आपने, इससे पहले क्या होता है, इससे पहले आपके पास बैकलॉग होता है, राइट। प्रोडक्ट बैकलॉग, जिसमें ये सारे आइटम्स लिखे हुए होते हैं, 1 2 3 4। किसी ने आपको कहा कि कस्टमर ने कहा कि ये रिस्क आने वाला है, अभी हमने आइडेंटिफाई किया है, तो हम उसको नो नहीं करेंगे। क्या करेंगे? प्रोडक्ट ओनर बैकलॉग, प्रोडक्ट बैकलॉग का कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन ओनर है? प्रोडक्ट ओनर। सिर्फ यही इसको अपडेट कर सकता है। हम और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, स्टेक होल्डर्स हैं, वो उसको मशवरा दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, उनके पास ये अथॉरिटी नहीं होती, इवन स्पॉन्सर के पास भी नहीं होती, सिर्फ प्रोडक्ट ओनर हम इसको कर सकते हैं। तो ये अगर क्वेश्चन आए कि आपके अजाइल प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं और हमने रैंकिंग करनी है, कब करेंगे? स्टार्ट ऑफ ईच इटरेशन, राइट। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एंड इम्पैक्ट क्या होता है, ये भी आपको मैं बताती हूँ। इट आइडेंटिफाइज, और इस प्रोसेस में क्या करते हैं, ये जो मैं अब हम पढ़ रहे हैं क्वालिटेटिव में, एक तो हम रैंकिंग करते हैं, यहाँ हम रिस्क ओनर को ऑफिशियली अनाउंस कर देते हैं। जब हमने आइडेंटिफाई रिस्क पढ़ा था, आइडेंटिफाई रिस्क में सारे रिस्क ये थे, उस वक्त हम रिस्क ओनर को नॉमिनेट करते हैं। ऑफिशियली कब असाइन करते हैं? हम क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस में करते हैं, राइट। और क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस ऑल्सो लेज द फाउंडेशन फॉर परफॉर्म, इसके बाद वाला जो प्रोसेस है वो है परफॉर्म क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसकी बिना पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हम परफॉर्म क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस में जाएं या ना जाएं, राइट। इफ दिस प्रोसेस इज रिक्वायर्ड, या हम प्लान रिस्पॉन्स में डायरेक्ट चले जाएं, तो वो भी क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस प्रोसेस है, राइट। सो फार मैंने आपको क्या बताया? अगर कोई आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि हमने कैटेगराइज करना है, सॉरी, हमने कैटेगरीज बनाने, रैंकिंग करनी है, तो किस प्रोसेस में होता है? क्वालिटेटिव में रैंकिंग होती है। किस प्रोसेस में हम ऑफिशियली रिस्क ओनर असाइन करते हैं? क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस में करते हैं। किस प्रोसेस में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने परफॉर्म क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस करना है या नहीं करना? क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस में करते हैं। अब क्वेश्चन है क्यों क्यों हम ये स्किप कर दें, और क्यों अगर हम, क्योंकि ये बहुत, यहाँ पे हमने देखना होता है कि हर रिस्क की कितनी प्रोबेबिलिटी है और कितना इम्पैक्ट है। अगर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया तो हम उस प्रोजेक्ट को शुरू ही नहीं करते, राइट। एनीवे, अजम्पशन लॉग आ जाता है आपके पास। अजम्पशन लॉग जो इसके आपके पास ये जो आउटपुट है इसका, आपने अजम्पशन लॉग को अपडेट करना है, रिस्क रजिस्टर करना है स्टेक होल्डर को, ये होता क्या है, राइट। तो अजम्पशन लॉग क्या चीज़ होती है? इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, मैनेज करते हैं और मॉडिफाई करते हैं की अजम्पशंस एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। देखें, दोनों, अगर कोई रिस्क आपको किसी स्टेक होल्डर ने आपको कहा कि ये रिस्क भी है, ये भी कॉन्स्ट्रेंट हो सकता है, तो ABCD कौन से ऑप्शन में आपने किसको कहाँ लिखना होगा आपने, और आपके पास अजम्पशन लॉग होगा, रिस्क रजिस्टर होगा, जो भी ABCD है, तो आपने अजम्पशन लॉग को सेलेक्ट करना है। अगर कोई कॉन्स्ट्रेंट आ जाता है और आपको उस अपडेट करना है अपना डॉक्यूमेंट, तो कौन से डॉक्यूमेंट अपडेट करेंगे? अजम्पशन लॉग में हम अजम्पशंस भी लिखते हैं और कॉन्स्ट्रेंट भी लिखते हैं, राइट। रिस्क रजिस्टर, जैसा मैंने आपको कल बताया था, रिस्क रजिस्टर में हमने सारे पहले आइडेंटिफाई किए थे, आइडेंटिफाई में उसके बाद हमने उसके ओनर नॉमिनेट किए थे, राइट, इम्प्लीमेंट किया था प्लान। यहाँ पे हमने उसकी डिटेल भी लिखनी होगी, क्योंकि यहाँ पे तो ऑफिशियली असाइन हो गया कि कौन उसका रिस्क ओनर है। अगर ये क्वेश्चन आए आपके पास कि हमें डिटेल चाहिए, डिटेल्स ऑफ
ईच आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल प्रोजेक्ट रिस्क। डिटेल कहाँ मिलेगी आपको? रिस्क रजिस्टर में मिलेगी। स्टेक होल्डर रजिस्टर में क्या होता है? स्टेक होल्डर की इंफॉर्मेशन होती है, उनका नाम होता है, एड्रेस होता है, राइट। और जो है उसके अलावा ये स्टेक होल्डर रजिस्टर, सॉरी, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी उनका कितना इन्फ्लुएंस है, कितना इम्पैक्ट है प्रोजेक्ट में, वो सारा वहाँ होता है। लेकिन यहाँ हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ये स्टेक होल्डर भी हो सकता है कोई स्टेक होल्डर हो जो आपका बन जाएगा ये रिस्क ओनर, इसलिए इनको भी ज़रूर आपने शामिल करना होता है प्लानिंग में। अब है कुछ डेटा एनालिसिस टेक्निक, राइट। देखिए, मैंने जो आपको पहले जिक्र किया कि जैसे हमें किस पे बेस पे हम रैंकिंग करते हैं, प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट, राइट। तो इस तरह कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि कोई रिस्क था, उसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा थी। जैसे मैं आपसे कहूँ कि रेन हो जाएगी, सपोज, राइट, रेन होगी और हम कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, 70% चांसेस है कि रेन होगी, राइट। लेकिन उसका स्कोर जो है वो बहुत कम आया। ये रिस्क देखिए, प्रोबेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है जब हम रैंकिंग कर रहे हैं, लेकिन वो जो रिस्क है, सपोज मैंने यहाँ लिखा है, ऑलमोस्ट थर्ड लास्ट और फोर्थ लास्ट पे लिखा। क्यों? क्योंकि उसका इम्पैक्ट हो सकता है बहुत कम हो जो हम काम कर रहे हैं। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो स्कोर आता है, और उस स्कोर की बिना पे रैंकिंग होती है। जैसे मैं कह दूं कि अर्थक्वेक आ गया, तो अर्थक्वेक की प्रोबेबिलिटी क्या है? सपोज अगर प्रोबेबिलिटी उसकी 60 है, लेकिन उसका इम्पैक्ट 90% होगा या बहुत ज़्यादा होगा, तो इसका स्कोर तो ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो ये प्रोबेबिलिटी, और तो इस तरह भी क्वेश्चन आता है कि प्रोबेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन स्कोर कम आ गया और वो आपका बहुत नीचे चला गया आपका रिस्क। तो क्या रीज़न थी? तो आपने ए बी सी जो भी होंगे ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि उसका इम्पैक्ट कम है। यहाँ पे होगा कि अगर प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम थी लेकिन स्कोर ज़्यादा आ गया, इसलिए कि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। तो यहाँ ये जो अब उसकी डाटा एनालिसिस टेक्निक है, इसमें एक टर्म यूज होती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जरूर आता है कि वो कौन सी डाटा एनालिसिस टेक्निक है जिसमें हम ये देखते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट का डाटा था कि ये 70% है, ये क्योंकि ये एक्सपर्टीज डिसाइड करते हैं। ये नहीं है कि कोई आम बंदा आके बता देगा अच्छा इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, हमारा सारे प्रोजेक्ट की कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो अगर आपने चेक करना हो, क्वेश्चन हो कि वो कौन सी डाटा एनालिसिस टेक्निक है जिसमें ये जो सारा डाटा हमने प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट का किया था ये एक्यूरेट है और रिलायबल है, तो आपने सेलेक्ट करना होगा रिस्क डाटा क्वालिटी असेसमेंट। इसमें ये चेक किया जाता है कि किस हद तक हमारा डाटा एक्यूरेट है और इसकी बिना पे हम काम कर सकते हैं। अगर ये हमारा एक्यूरेट नहीं है, हमने इसकी गलत रैंकिंग कर दी, ये रिस्क सबसे जो हाई रिस्क होता है उसको हम सबसे पहले लेते हैं, फिर हम ऐसे ऐसे जाते हैं। क्योंकि अगर हाई रिस्क वाला आपके पास पहले आ गया और हमने इसको नीचे रखा हो, राइट, अगर ये सबसे नीचे है तो ये सारे काम हो गए, आखिर में रिस्क हुआ, प्रोजेक्ट ही फेल हो जाएगा। तो कोशिश करें कि हाई रिस्क का स्कोर ऊपर, अगर कोई प्रॉब्लम होनी है, टर्मिनेट होना है प्रोजेक्ट को, या हमें थोड़ा और टाइम चाहिए, तो हमारे पास इतना टाइम हो कि हम स्पाइक कर लें और फिर हम उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लें, तो ये बहुत एक्यूरेट होता है। फिर है रिस्क प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट असेसमेंट। इसमें भी वही बात है, रिस्क प्रोबेबिलिटी असेसमेंट क्या चेक करता है, कंसीडर करता है कि किस हद तक है कि रिस्क वो अकर हो जाएगा, द लाइकलीहुड दैट द स्पेसिफिक रिस्क विल अकर। और रिस्क इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है? ये देखता है कि कंसीडर क्या करता है, पोटेंशियल इफेक्ट ऑन वन और मोर ऑब्जेक्टिव्स, कि ये जो भी प्रोबेबिलिटी है, जो भी रिस्क है, इसका हमारा एक या एक से ज़्यादा कितने ऑब्जेक्टिव पे असर हो सकता है। जैसे स्क्वेजुअल, अगर काम देर हो गई, राइट, तो हमारा स्क्वेजुअल इफेक्ट हो सकता है, वो मे बी कि उसके साथ हमारी कॉस्ट भी हो, क्वालिटी पे भी इफेक्ट पड़ जाए, परफॉर्मेंस पे भी हो जाए, राइट। तो ये आपने ज़रूर चेक करने होते हैं। इम्पैक्ट जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। और हमारी क्या कोशिश होती है कि जो पॉजिटिव है, जिसको हम अपॉर्चुनिटीज कहते हैं, उसको हमें अवेल करना होता है, इंक्रीज करना होता है। और जो नेगेटिव रिस्क होते हैं, जो थ्रेट्स होते हैं, उनको हमें डिक्रीज करना होता है। ये भी क्वेश्चन आएगा, राइट। तो आपको अच्छी तरह ये मालूम होना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेन मेन कंडीशन ये है कि हमें प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट,
राइट। इसकी बिना पे हम कैटेगराइज करते हैं, रैंकिंग करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना, कोई और आके कह नहीं आप अदर फैक्टर्स भी आप कंसीडर करें, तो वो अदर फैक्टर्स क्या हैं? वो अदर फैक्टर्स आपके पास ये हैं। ये आपने इसको अच्छी तरह मेमोराइज करना है। ये टोटल 9 है। इससे ड्रैग एंड ड्रॉप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, राइट। कुछ लिखा होगा तो आपने सपोज ये डेफिनेशन इससे मैच हो रही है, ये इससे मैच हो रही है, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह समझना है। यहाँ मैं आपको क्विकली बता देती हूँ, लेकिन आप इस वीडियो को पॉज करके ये पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगी आपको। या इस तरह क्वेश्चन आता है कि वो और कौन से फैक्टर्स हैं जो हम रिस्क को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो आप जो भी दिए होंगे, अगर 2 सेलेक्ट करने हैं तो आप 2 कर लीजिए, या 4 में से लिखा होगा लीस्ट कौन सा है, तो सपोज ये 3 है और यहाँ पे कुछ और लिखा होगा, सपोज लिखा होगा स्टेक होल्डर रजिस्टर, तो आपने उसको सिलेक्ट करना होगा कि लीस्ट ये है। अब इस पे डिस्कस करते हैं ये है क्या। फर्स्ट है अर्जेंसी। इसकी बिना पे भी हम रैंकिंग करते हैं। अर्जेंसी क्या है कि जो रिस्क रिस्पॉन्स है जो हमने अप्लाई करना है वो कितना जल्दी करना है। ये नहीं है कोई रिस्क आ गया, राइट, फ्लड था, हमने सोचा था रिस्क के फ्लड आ जाएगा, मे बी चांसेस हैं, और हमने उसका रिस्पॉन्स भी तैयार कर लिया था, उसका ओनर भी तैयार कर लिया था, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर रिस्पॉन्स हो और ओनर ना हो तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कोई इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो फिर भी हमारा फेलियर की तरफ जा सकता है, राइट। तो क्या हुआ, ये नहीं है कि अगर रिस्पॉन्स भी था, ओनर है, अब हम कह रहे हैं फ्लड आ गया, अगले महीने इसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। कितनी जल्दी करना है, अर्जेंसी, इसका ये मीनिंग है। The period of time within which a response to take the risk is to be implemented. Proximity क्या है? The period of time before risk might have an impact on one or more project objectives. इससे पहले कि वो एक या एक से दो एक या उससे ज़्यादा प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव पे असरअंदाज हो, आपने उसका इम्प्लीमेंट करना है रिस्पॉन्स। डॉर्मेंसी क्या होता है कि रिस्क हो गया है, उसका इम्पैक्ट प्रोजेक्ट पे कितनी देर के बाद पता चला, आपको कब पता चला कि ये रिस्क हो गया और इसका ये इम्पैक्ट भी हो गया। मैनेजेबिलिटी है द ईज विद द रिस्क ओनर, किस हद तक रिस्क ओनर मैनेज कर सकता है रिस्क को। कंट्रोलेबिलिटी, द डिग्री टू विच रिस्क ओनर इज एबल टू कंट्रोल द रिस्क, किस हद तक वो कंट्रोल कर सकता है। तो 5 ये हैं, 4 ये हैं। डिटेक्टेबिलिटी, द ईज विथ विच द रिजल्ट्स ऑफ द रिस्क अकरिंग और बीइंग अबाउट टू अकर कैन बी डिटेक्टेड, कोई रिजल्ट्स आ गए हैं रिस्क के, आपको बीइंग अबाउट टू अकर या आने वाले हैं, कब आपको मालूम हुआ, राइट। कनेक्टिविटी कि जो भी रिस्क है उससे दूसरे इंडिविजुअल प्रोजेक्ट रिस्क का कोई ताल्लुक तो नहीं है, ये तो नहीं है कि एक रिस्क हुआ उसकी वजह से 2-3 और रिस्क आ गए, हमारे रियलाइज्ड हो गए। स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट, द पोटेंशियल फॉर द रिस्क टू हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट, कितना आपका पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक गोल पे, ये इसका स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट है, राइट। फिर है हमारे पास लास्ट में प्रोपिंक्विटी, द डिग्री टू विच अ रिस्क इज परसीव टू मैटर बाय वन और मोर स्टेक होल्डर्स। तो ये आपने अच्छी तरह इसको समझ लें कि ये 9 टर्म्स भी है, इससे नॉर्मली ड्रैग एंड ड्रॉप का क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो आपने इसको अच्छी तरह समझना है। अब ये मैंने आपकी बुक से ली है और इसकी नेक्स्ट एग्जैक्ट ऐसी ही है पिक्चर इमेज जो मैंने गूगल से लिया है, कि देखें यहाँ कुछ रिस्क जो होते हैं ना वो बहुत, जैसे मैंने आपको बताया, मैं कह रही हूँ ये वेरी हायर रिस्क, जो भी रिस्क है ABC हमने किया हुआ है बहुत हाई है, लेकिन देखें इसका इम्पैक्ट तो 0.0 इतना है, इसलिए कि ये इसका इम्पैक्ट जो है ना बहुत कम है। यहाँ पे इसका इम्पैक्ट 0.10 है, यानी 10% है। प्रोबेबिलिटी तो इसकी 90% है, राइट। प्रोबेबिलिटी जो भी रिस्क है कि इतनी प्रोबेबिलिटी है ये आ जाएगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना कम होगा। यहाँ पे इसी तरह आप इसको कैलकुलेट कीजिए लाइन बाय लाइन कि ये बहुत हाई है, यहाँ पे हाई है तो ये भी हाई है। जैसे यहाँ पे सपोज मैं कह दूं कि अर्थक्वेक के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो मल्टीप्लाई करें तो 0.72। तो ये जो आपके पास पोर्शन है जो डार्क करके दिखा रहे हैं ये रेड है, नॉर्मली इसको मैं यहाँ दिखा देती हूँ, ये मैंने गूगल से लिया है। रेड मीन्स कि ये बहुत हाई रिस्की हैं, इनको आपने बहुत केयरफुली डील करना है। ये थ्रेड्स हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ का पोर्शन है, अपॉर्चुनिटीज़ हमने अवेल करनी होती हैं, थ्रेड्स रिस्क हमने डिक्रीज करने होते हैं। तो देखें ये जो, और ये वाले जो हैं हम इसको कह सकते हैं ये मॉडरेट है, और ये वाला जो है हमारे पास ये बिल्कुल लो इम्पैक्ट है। तो लो वाले जो हैं उनको हमने वॉच लिस्ट पे रखना होता है,
इग्नोर नहीं करना, वॉच लिस्ट में। कभी कभी से होता है कि इनमें से भी कोई रिस्क हो जाता है, आ जाता है, राइट। तो हमने क्या सीखा है इसमें, परफॉर्म क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस में कि अगर रैंकिंग करनी हो तो हमने ये यूज़ करना होता है। रैंकिंग कैसे करनी होती है, प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट की बिना पे करनी होती है। इसके अलावा 9 और फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताए। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह समझना है। एक दो बार सुनिए, साइमा अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।